Hey guys, welcome back to our channel Rankar Study Time. Now we will discuss about second chapter of history of NCERT book of 7th class. So we will start. It is our second part. How did the Cholas rise to power? We will discuss about from उरियारपुर to तंजावुर. तंजावुर से उरियारपुर के जो बीच के जो राजा थे उस टाइम के, उसके बारे में पढ़ेंगे. कैसे चोलाज थे, उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया. ए माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुटियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा. मुटियार नाम की एक फैमिली थी छोटी सी, जिसने अपनी पावर को बढ़ाया जो कावेरी डेल्टा के क्षेत्र था उसमें. दे वर सुबॉर्डिनेट ऑफ द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरा. वे सुबॉर्डिनेट थे, सहायक थे जो कांचीपुरा के जो पल्लव वंश के राजा थे उनके. विजयवाला हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ चोलाज फ्रॉम उरियारपुर. उरियारपुर से जो चोल वंश से संबंधित रखते थे विजयवाला कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुटियार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी. 9th सेंचुरी के मध्य में उन्होंने मुटियार से अपनी जो डेल्टा प्रदेश था उनसे वो विजय प्राप्त कर लिया, अर्थात उस क्षेत्र को उन्होंने उनसे जीत लिया. ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर एंड द टेम्पल ऑफ गॉडेस. उन्होंने तंजावुर में एक टेम्पल बनाया और टाउन बनाया और एक टेम्पल का भी निर्माण किया. गॉडेस निशुम्भुसुदिनी का, देवी निशुम्भुसुदिनी का. The successor of Vijayala conquered neighboring regions and kingdoms grew in size and power. जो विजयालय के उत्तराधिकारी थे उन्होंने अपने पड़ोसी इलाकों को भी जीता और उसका जो राज्य था उनके क्षेत्रफल को और अपनी शक्ति को दोनों को ही बढ़ाया, अर्थात वो शक्तिशाली बन गए थे. द पांड्यन एंड द पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम. और जो दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव इलाकों के जो राज्य था वो भी इस राज्य के हिस्से बन गए थे. इस तरह से उन्होंने कनकड़ किया. कनकड़ मीन्स जीतना. नेक्स्ट है, आगे चलते हैं. राजा फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर. जो राजा था फर्स्ट, वो सबसे शक्तिशाली राजा समझा जाता था जो चोल वंश के राजा था उनमें से. बिकेम किंग ऑफ 985 एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज. और वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे और उन्होंने एक्सपेंड कर लिया अपनी शक्ति को. एक्सपेंड मीन्स बढ़ाना, अपनी शक्ति को बढ़ाया और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल बढ़ाया इसे लगभग सभी एरिया में. ही आल्सो रीऑर्गेनाइज्ड का मतलब है पुनः निर्माण करना या दोबारा से अपनी जो ये उसका एडमिनिस्ट्रेशन था उसको दोबारा से उसने स्थापित किया, दोबारा से बनाया, दोबारा से पुनर्गठन किया. और रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है पुनर्गठन किया. राजा का बेटा जो राजेंद्र था फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेड द गंगा वैली. उसने अपने पिताजी की राजा की जो पॉलिसीज थी उनको कंटिन्यू रखा और उसके गंगा वैली है उसकी जो क्षेत्र है उसको भी उसने जीत लिया, अर्थात वहाँ तक अपने राज्य का विस्तार किया, वहाँ के क्षेत्र को उसने जीत लिया. नेक्स्ट है, वहाँ श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ये भी उसके राज्य के अंडर ही आने लगे. डेवलपिंग एंड नेवी फॉर दीज एक्सपेंडिशन होते हैं जीत का अभियान. जीत का जो अभियान था उसको जारी रखने के लिए उसने नेविगेशन का भी सहारा लिया, अपनी नौसेना का भी निर्माण किया. नेविगेशन का भी निर्माण किया मीन्स जल सेना भी बना ली. नेक्स्ट है, स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स. जो भव्य मंदिर थे और जो काशी की मूर्तिकला थी वो कैसे फैली, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे. द बिग टेम्पल्स ऑफ तांजूर एंड गंगकोई चोलुपुरम के जो टेम्पल्स थे थांजूपुर के और गंगकोई
जयपुर के, बिल्ड बाय राजेंद्र एंड राजा राजा, आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वलस। वो आर्किटेक्चर के और स्क्रप्चरल जो मूर्तिकला के हैं मार्वलस एग्जाम्पल हैं। मार्वलस होते हैं ब्यूटीफुल या बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर और बढ़िया एग्जाम्पल है। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्ली ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम। जो चोल वंश के जो मंदिर थे वो प्राय अपने आसपास के जो डेवलप्ड मीन्स विकसित जो क्षेत्र थे वो वहाँ की बस्तियों का केंद्र बन गए। सेटलमेंट्स होते बस्तियाँ, बस्तियों के केंद्र बन गए थे, क्योंकि दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्योंकि ये सेंटर थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के मतलब कला के। टेम्पल वर्स आल्सो इंडोड विद लैंड, और जो टेम्पल्स हैं उनके पास इंडोड मीन्स अधिकार क्षेत्र, टेम्पल्स के अधिकार क्षेत्र में लैंड भी आती थी, भूमि भी आती थी। एंड बाय रूलर्स एज वेल बाय द अदर्स, जो कि रूलर्स के द्वारा मतलब राजा के द्वारा दी जाती थी और उसमें अन्य लोगों के द्वारा भी दी जाती थी जो उनको संपन्न बनाती थी। किसको? राजा और उसके जो अदर ओनर थे, अदर जो मालिक थे, क्योंकि वहाँ की जो भूमि थी वो अत्यधिक उपजाऊ थी। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, और जो इस भूमि का जो उपज थी वो किसको जाती थी? इस भूमि की उपज जाती थी राजा और उन ओनर को। वन टू मेंटेन ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट, वो हमेशा उनके पास ही जाती थी जो विशेष रूप से इस मंदिर के खर्चे पे ही अपना गुजर बसर करते थे, और जो मंदिर के आसपास लोग रहते थे उनके पास ही जाती थी। और प्रीस्ट थे, जैसे गार्लैंड मेकर थे, कुक्स थे, स्वीपर्स थे, म्यूजिशियन, डांसर, ये इन सब के अंडर आते हैं। इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, अगर दूसरे शब्दों में हम देखें तो टेम्पल एक वर्शिप अर्थात पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि क्या थे वो इसके ज़्यादा इसके आगे भी थे कुछ, जैसे कि दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक सोशल कल्चरल लाइफ एज वेल, वे हब बन चुके थे। हब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्र थे वहाँ पे सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली इंटरेक्शन होता था, आदान प्रदान होता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आते जाते थे। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इस टाइम में एग्रीकल्चर यहाँ पे हमारा कुछ रह गया। अमंगस द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद टेम्पल्स एंड मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। अब जो इन सब के बीच में जो सबसे मुख्य और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो टेम्पल से संबंधित क्राफ्ट्स थे और ब्रोंज की जो इमेज बनाने की जो कला थी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इन सब के बीच में। किन सब के बीच में? जो मंदिर बनाने की जो कला थी उनमें सबसे ज़्यादा जो ब्रोंज की जो इमेज बनाने का जो कला थी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। डिस्टिंक्टिव मीन्स अलग या महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। चोला ब्रोंज इमेज आर कंसिडर्ड अमंगस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, और जो चोल वंश के टाइम पे जो ब्रोंज की इमेज बनती थी वो सारे संसार में ही प्रसिद्ध थी। वाइल most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well, जबकि जो ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं थी जो बनाई गई थी उन भक्तों की जो बहुत ज़्यादा भगवान को मानते थे या पूजा करते थे भगवान की। कुछ ऐसे भी भक्तों की फ़ोटो हैं या उनके फॉलोअर्स की फ़ोटो हैं। डिवोटीज होते हैं भक्त, डिवोटीज भक्त। नेक्स्ट में चलते हैं एग्रीकल्चरल एंड इरिगेशन। जो एग्रीकल्चरल और इरिगेशन जो डेवलपमेंट था वो कैसे आया वो देखते हैं। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, जो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हुआ, उपलब्धियाँ हुई, अचीवमेंट्स होती हैं उपलब्धियाँ हुई थी जो
इस टाइम में वो थी इरिगेशन में। चोलास के टाइम पे जो इरिगेशन का काम था वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हुआ था। जैसे कि हम पीछे का जो हमारा मैप है, सेकंड मैप है, उसको अच्छे से आप देख सकते हो। नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर इम्पिटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब ये आप अच्छे से नोटिस करना कि नोटिस करना मीन्स ध्यान से देखना कि जो कावेरी की नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी छोटी जो ब्रांच होती है, छोटी छोटी शाखाएं उनमें बट जाती है, डिवाइड हो जाती है, चैनल्स में बढ़ जाती है, ऐसे छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती हैं जब वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उससे पहले। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली डिपोजिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। अब कभी कभी ये जो चैनल्स थे जो कुछ इलाकों में क्या करते थे, ये शाखाएं छोटी छोटी अपनी जो छोटी छोटी नदियां थी ये बाढ़ लेके आ जाती थी, अपने पानी के साथ कुछ बहा के ले आती थी और उसको अपने किनारों पे इकट्ठा कर देती थी। जो मिट्टी इकट्ठी होती थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती थी। और दूसरा कारण क्या था, वाटर फ्रॉम चैनल्स आल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर द एग्रीकल्चर पार्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस। और जो इन नदियों के शाखाओं के बहने के कारण जो पानी था वो मॉइस्चर प्रदान करता था। मॉइस्चर होता है कुछ नमी, आर्द्रता, नमी प्रदान करता था, जो कि कृषि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके जो चावल की खेती है उसके लिए। आप देखते हो कि चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। Although the agriculture had developed earlier in the other parts of तमिलनाडु, यद्यपि जो तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में जो एग्रीकल्चरल या कृषि है वो पहले ही विकसित हो चुकी थी, डेवलप्ड हो चुकी थी। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपन फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। ये केवल जो हमारी 5th और 6th सेंचुरी थी, शताब्दी थी, तभी इस जो इलाके थे इनमें बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर ही खेती शुरू हो चुकी थी। इनमें से फॉरेस्ट और कुछ हिस्सों पे तो जो फॉरेस्ट है ना वो क्लियर कर दिए गए थे। इस क्षेत्र के जो कुछ हिस्से हैं उन पे भी टोटली फॉरेस्ट हैं वो क्लियर कर दिए गए थे। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज, और कुछ जो दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पे लेवल्ड कर दिया जाता है, मीन्स समतल, लेवल्ड मीन्स होती है समतल, समतल कर दी जाती है कुछ क्षेत्रों में भूमि, इससे खेती आसान हो जाती है। आगे हैं वाटर फ्रॉम द चैनल्स आल्सो प्रोवाइड ये तो हो चुका हमारा। एंड इन द डेल्टा रीजन्स इम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट। अब जो इम्बैंकमेंट होती है तटबंधी होती है, बांध बनाना। जैसे ये नदी है इसके साइड में यहाँ बांध बनाना, ये नदी बह रही है और यहाँ पे बांध बनाना इस तरह से। या फिर नेक्स्ट है, ये प्रिवेंट करता था जो फ्लडिंग है, उससे फ्लडिंग होता है बाढ़। अब एक्स्ट्रा पानी था उसको यूज कर लिया जाता था। कैनल हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू फील्ड्स, और कैनल बना दी जाती थी। जो ये बांध बनता था इसका पानी यहाँ इकट्ठा होता और इसको छोटी छोटी नहरों के द्वारा सिंचाई के लिए यूज किया जाने लगा। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन ईयर, एक ही साल में कुछ जगहों पे 2-2 फसलें उगाई जाने लगी एक साल में। इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। अब कई जगहों पे बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी हो गया था कि जो सिंचाई है वो आर्टिफिशियली किए जाए, आर्टिफिशियली होती है जो नेचुरली नहीं होती है वो। जैसे कि ए वेराइटी ऑफ मेथड्स वर यूज फॉर इरिगेशन, बहुत सारे वेराइटी मीन्स बहुत सारे तरीकों से, मेथड से इरिगेशन की जाने लगी, सिंचाई की जाने लगी। जैसे कि इन सम एरियाज वेल्स वर डेग, कुछ एरियाज में कुएं खोदे गए। इन अदर प्लेसेज ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, और कुछ दूसरी जगह पर बड़े बड़े टैंक बनाए गए। टैंक होते हैं बड़े बड़े जो पानी इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं।
ताकि उनसे जो कलेक्शन हो सके रेन वाटर है उसका, और उसको बाद में सिंचाई के लिए यूज किया जा सके। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग। अब ये हमें याद रखना चाहिए हमेशा कि जो इरिगेशन के लिए जो हम पानी इकट्ठा करेंगे उसके लिए प्रॉपर प्लान की ज़रूरत होती है। रिक्वायरमेंट्स आवश्यकता या ज़रूरत, रिक्वायरमेंट्स आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? प्लान करने की, कि कैसे पानी को इकट्ठा किया जाए, किस क्षेत्र में कितना पानी देना है, किस तरह से देना है, इस टाइप की जो प्लानिंग है वो करनी होती है। ऑर्गेनाइजिंग लेबर रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। Most of new rulers as well as the people living in villages took an active interest in these activities. इस तरह से जो ये पानी के लिए जो नई योजनाएं बनाने की ज़रूरत होती थी, इसमें श्रम और संसाधनों की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक हो गया था। इन कामों के लिए देख रेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और यह तय कर पाना कि पानी का बंटवारा कैसा किया जाए यह भी ज़रूरी था। ज़्यादातर जो नए राजा होते थे और उसके साथ साथ जो गांव में रहने वाले लोग थे वो भी इस जो एक्टिविटीज़ थी इन एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, साम्राज्य का जो शासन है, शासन व्यवस्था कैसे चलती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, जो प्रशासन है उसको कैसे ऑर्गेनाइज्ड किया जाए, उसको कैसे संगठित किया जाए। ऑर्गेनाइज्ड मीन्स संगठित। सेटलमेंट्स ऑफ द पीजेंट्स नोन एज उर बिकेम प्रोस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। अब जो हमारे जो किसान हैं उनकी जो रीजन है, जो उनकी सेटलमेंट्स है ना, उनको उर कहा जाता था। उर ऐसी जगह जहाँ पे किसान रहते थे वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस हो गई, उनकी बहुत ज़्यादा उन्नति हुई, क्योंकि इरिगेशन के कारण जो एग्रीकल्चर है उसका विकास हुआ, क्योंकि फसल अच्छी होने लगी। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। और जो इस टाइप के जो विलेज थे जहाँ पे इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी थी, वहाँ पे जो फसल थी वो अच्छी होती थी, और यहाँ पे जो विलेज हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी। इसीलिए इनकी जो बड़े स्तर के जो गांव थे उनको नाडू के नाम से जाने लगा। द विलेज काउंसिल एंड नाडू हैड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंडिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेज। अब जो इस टाइप के जो बड़े बड़े जो नाडू थे, गांव बन गए थे, उनको परिषद भी कहा जाने लगा और नाडू भी। न्याय करने के लिए और कर वसूल करने के लिए अनेक प्रकार की जो काम थे उसके लिए वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, जो प्रशासकीय कार्य हैं उनको करने वाली कोई संस्था की ज़रूरत पड़ती। जैसे अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसके आय और व्यय के लिए अलग से संस्था है, जो हमारी सरकार जो खर्चे करती है और जो इनकम होती है उनका हिसाब किताब रखते हैं। वैसे ही उन्हें भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए कोई संस्था चाहिए होती थी। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलाल कास्ट exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of central Chola government। अब जो अमीर किसान थे वेलाल जाति के, जो बहुत ज़्यादा ही पैसे वाले थे, वो जो सेंट्रल चोल के जो राजा थे उनकी देखरेख में ही नाडू के जो कामकाज थे उनका सारा नियंत्रण अपने अंडर रखते थे, और जो वहाँ की इनकम होती थी उसको चोला गवर्नमेंट या चोला के सरकार थी उसको पहुँचाते थे। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंडलॉर्ड्स टाइटल लाइक, जो चोला वंश के जो राजा थे वो जो ऊंचे बड़े बड़े जो किसान थे, अमीर किसान थे, उनको एक टर्म दी, मुवेद वेलन, ए वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। ऐसा पर्सन जो 3 राजाओं को सर्व करता है, 3 राजाओं की सेवा करता है, उसे वेलन कहा जाता था। जैसे इसमें दिया गया है, अरियर चीफ को कहा जाता था, इस तरह से उनके नाम रखे थे। एज मेकर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड them with important offices of the state at center।
इस तरह से जो अय्यर होते थे, प्रधान होते थे, ऐसी उपाधियां दी जाती थी और उन्हें केंद्र के जो सेंटर के जो मुख्य काम होते थे, राज्य के काम होते थे, वो इस पद के लोगों को संभालने के लिए दिए जाते थे। इनके अंडर ही वो सब काम आते थे। जैसे राज्य का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम था वो ये लोग करते थे। नेक्स्ट पे हैं पहले हम ये पढ़े चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड वेलावगी लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण peasants proprietors brahmandya land gifted to brahmans salabhaga land of maintenance of school देवांदना ऐसी लैंड होती जो मंदिर को दान दी जाती थी। इसको तिरुनमंटुकनी कहा जाता था। पल्ली चंदम कहा जाता था लैंड जो दी जाती थी इंस्टीट्यूशन को, ऐसी संस्थाओं को दान दी जाती थी जो धर्म से संबंधित होती थी या जो वेलफेयर के लिए काम करते थे लोगों की। वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन डिवाइव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्राह्मणदया। अब हमने देखा कि जो ब्राह्मण है वो समय समय पर भूमि अनुदान में प्राप्त करते थे, उन्हें कहा जाता था ब्राह्मण दान, कहा जाता था उसे ब्राह्मण दया। As a result, a large number of Brahman settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. इसके कारण ये रिजल्ट हुआ, इसका ये रिजल्ट या परिणाम हुआ कि जो सेटलमेंट है वो emerged हुई। emerged मीन्स पनपी। जो कावेरी वैली है और जो साउथ इंडिया है उसके कुछ पार्ट में ब्राह्मण सेटल हो गए, ब्राह्मण बस गए आके। ईच ब्राह्मणदया वाज लुक्ड आफ्टर बाय ए असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स। अब जो प्रत्येक जो ब्राह्मणदया है या ब्राह्मणदया की देखरेख के लिए प्रमुख जो ब्राह्मण भूमि स्वामी होते थे उनकी एक सभा होती थी, उसके द्वारा इसकी देखरेख की जाती थी। These assemblies worked very efficiently। और जो ये सभाएं होती थी बहुत ही इफ़िशियंसी के साथ, इफ़िशियंसी होती है कुशलता के साथ वो काम करते थे। कुशलता के साथ इफ़िशियंसी होती कुशलता के साथ वो काम करते थे। Their decisions were recorded in details in inscription। और उनके जो डिसीजन होते थे, जो डिसीजन मीन्स जो भी फैसला लेते थे उनको वो प्राय किस पे लिखते थे, शिलालेखों पे लिख लेते थे। शिलालेख होते हैं पत्थर की जो होते हैं उन पे लिखना। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। और वो स्टोन की वॉल होती है टेम्पल पे हमेशा उसी पे लिखते थे। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम्स आल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन द टाउन्स। और जो व्यापारियों का जो संघ था उसको शहरों में प्रशासनिक कार्यों को स्थापित करने के लिए नगरम के नाम से जाना जाता था। नगरम होता था ऐसा जो ट्रेडर्स के काम को संभालता था या ट्रेडर्स के काम है या व्यापारियों के जो काम है उनको देखता था। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मरोर इन जो इंस्क्रिप्शन हैं या तमिलनाडु के जो अभिलेख हैं जो मिले हैं चिंगलपुट से, चिंगलपुट एक जगह का नाम है उससे मिले हैं, चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, उससे जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो ये हमारा उत्तर मरेरू है वहाँ से वो हमें प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स होती हैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड, कि किस प्रकार से सभा का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सभा की स्थापना होती है। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स। सभा एक सेपरेट मीन्स अलग कमेटी होती है जो कि इरिगेशन के काम को देखती है। वो गार्डन और टेम्पल इस तरह की जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनको देखती है। नेम ऑफ दीज एलिजिबल टू द मेंबर्स ऑफ दीज committees were written on small tickets of palm leaf and kept in an earthenware pot। earthenware means अर्थ मिट्टी के बने हुए जो बर्तन है उसमें
रखा जाता है पाम के ट्री पे लिख के टिकट के रूप में, क्योंकि जो इनकी शक्ति है उसके बारे में, इस कमेटी के मेंबरों की जो शक्ति है उसके बारे में इस पत्र पे लिखा जाता था। फ्रॉम विच ए यंग बॉय वाज आस्क्ड टू पिक द टिकट्स, और उसमें से नाम लिखने के बाद जो पोर्ट में रखी गई जो लीव्स थी उसको उठाने के लिए किसी बच्चे से कहा जाता था। 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, एक के बाद एक सभी कमेटियों के नाम निकालने के लिए वो उस बच्चे से कहते थे। इस तरह से जो सभा है, जो समिति है, उसके सदस्यों का चुनाव होता था। इस तरह से अब आगे चलते हैं। अब आगे है द वर्किंग ऑफ सभा अकॉर्डिंग टू उत्तर इंस्क्रिप्शन। जो उत्तर मेरु का जो अभिलेख है उसके अनुसार जो इस सभा के जो मुख्य सदस्य थे या लोग थे उनका जो काम होता था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल दोज हु विश टू बिकेम मेंबर्स ऑफ सभा शुड बी ओनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू All those who wish to become members of the Sabha should be owners of land from which land revenue is collected. अब जो भी सभा का सदस्य बनना चाहता था उन सभी को उस भू का, उस लैंड का, उस जगह का स्वामी होना चाहिए जहाँ से उसे राजस्व वसूलना है या जो उसे से उसको कर वसूलना है। They should have their own homes, उनके अपने घर होने चाहिए। They should be between 35 to 70 years of age, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। They should have knowledge of the Vedas, उन्हें वेदों की भी नॉलेज होनी चाहिए। They should be well versed in administrative matters and honest, उन्हें प्रशासनिक जो मामले थे उनकी बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और honest भी होने चाहिए। Honest means ईमानदार। If anyone has been member of any committee in the last 3 years, he cannot become a member of another committee. Anyone who has not submitted his accounts as well as those of his relatives cannot contest the election. अब जो इनमें से यदि कोई पिछले 3 सालों तक अगर मान लो मेंबर रह गया है किसी भी कमेटी का, तो वो दोबारा से किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है, अगर किसी ने अपना नाम सबमिट नहीं करवाया, अपना नाम दर्ज नहीं करवाया मान लो, तो वो भी नहीं अपने रिलेटिव्स का उसने नाम दर्ज करवाया इस कॉन्टेस्ट में, तो वो भी इसका मेंबर नहीं बन सकता था। इसमें वो मेंबर जिसमें समिति के मेंबर थे उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, चुनाव नहीं लड़ सकता था। While inscription tell us about kings and powerful men, ये यद्यपि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें बताता है जो किंग थे और पावरफुल मैन थे उनके बारे में बताता है बहुत अच्छे से। About kings and powerful men, here is an excerpt from Periyarpan, a 12th century Tamil work which informs us about the lives of ordinary men and women. इनसे हमें जो एक अभिलेख मिला है जो राजाओं की शक्ति और जो वहाँ के पुरुष हैं उनकी शक्ति के बारे में बताता है, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। एक्सेट्स मीन्स जानकारी प्राप्त होना। लेकिन इससे जो पेरियपुरम नाम का जो ये हमें एक उद्धरण मिला है, उद्धरण होता है एक सीट जिस पे लिखा होता है, जो 12th सेंचुरी का एक तमिल वर्क है वो इन्फॉर्म करता है, ये इतना ही इन्फॉर्म करता है कि वहाँ के जो राजा थे उनकी लाइफ कैसी थी, जो वहाँ के साधारण स्त्री और पुरुष थे उनकी लाइफ के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है कि उनकी लाइफ कैसी थी, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी मिलती है क्योंकि इसके बारे में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। ऑन द आउटस्क्रिट्स ऑफ एडनूर वाज ए स्मॉल हेमलेट ऑफ पुलासिया, ये एक छोटा सा क्या है एडनूर की जो सरहद थी या जो सीमा थी उस पर एक फूस की पुरानी एक
सजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से बना, जो कि ये एक जो वर्क मिला है इसमें कैसे कैसे वहाँ के लोगों का जीवन था, जो छोटे लोग थे उनका जीवन कैसा था इसके बारे में बताया गया है। जैसे ऑन आउटस्क्रिट्स ऑफ अदमपुर वाज ए स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलायास, ए नेम ऑफ यूज फॉर सोशल ग्रुप कंसिडर्ड आउटकास्ट। आउटकास्ट होते हैं जो अब आज हम वाल्मीकि ने बहुजन के रूप में जानते हैं या हरिजन के रूप में जानते हैं। बाई ब्राह्मण्स और वेलाल्स होते हैं जो बड़े जमींदार होते थे जो कर इकट्ठा करते थे वो। स्टडड विद स्मॉल हर्ट्स अंडर ऑल द theatres and inhabited by agrarians, laborers engaged in menial occupations. In the thresholds of the huts covered with strips of leather, little chickens moved about in groups. Dark children who wore bracelets of black iron were pressing about, carrying little puppies. In the shade of Marudu Arjuna tree, a female laborer put her baby to sleep on a sheet of leather. There were mango trees from whose branches drums were hanging, and under the coconut palms in little hollows on the ground tiny headed bitches lay after developing. The red crested cocks cocked before dawn, calling the bravery plural to the plural to their day's work, and by day under the shade of the kanji tree spread the voice of the wavy-haired Pulaya women singing as they were husking paddy। यहाँ पे ये जो वर्क मिला है या जो लेखन मिला है इसमें ये पता चलता है कि कैसे उन लोगों की ज़िंदगी थी, कैसे वो उनकी फूस की बनी हुई झोपड़ी थी जिस पे चमड़ी की चारों ओर से पट्टी लगाई हुई थी। कैसे बच्चा खेल रहा है, उसने लोहे का कंगन पहना है, उसने छोटे जो कुत्ते के बच्चे हैं उसके साथ खेल रहा है। वहाँ पे जो बच्चा है उसको एक जो चमड़े से बना हुआ कोई सीट थी उस पे लेटा रखा है। कैसे लोग अपने उठ के सीधा काम पे जाते हैं और ये आम सी ज़िंदगी दी है जो गरीब लोगों को इंडिकेट करता है। यहाँ पे वो ज़्यादा विकसित समाज नहीं था, उसके बारे में हमें पता चलता है। आगे चलते हैं। चीना अंडर द टेंग डायनेस्टी, ये एक चीन की डायनेस्टी थी जो कि कैसी थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चीन अंडर द तांग डायनेस्टी, तांग नाम का वंश था, उसमें चीन का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो उसके बारे में पढ़ेंगे। इन चाइना एन एम्पायर वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द तांग डायनेस्टी विच रिमेन्ड इन पावर अबाउट 300 ईयर्स। चीन में तांग राजवंश का एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो कि लगभग वहाँ पे 300 सालों तक ही राज करता रहा और ये 7वीं सेंचुरी में हुआ था, 7वीं सदी में। इसकी कैपिटल थी शियान। वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, जो कि उस संसार की सबसे बड़ी सिटी के रूप में जानी जाती थी। विजिटेड बाय तुर्क्स, ईरानीज एंड इंडियंस, जापानीज एंड कोरियंस, जो वहाँ पे विजिटेड किया या वहाँ पे गए थे तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरिया के लोग वहाँ पे आते जाते थे, विजिट करते थे। द तांग एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए ब्यूरोक्रेसी रिक्वायर्ड थ्रू एन एग्जामिनेशन। अब तांग का जो एम्पायर था वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी हो, नौकरशाही, उसके द्वारा प्रशासित की जाती थी। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव काम था जो वो, और जो ये कमेटी बनाई जाती थी उसको एग्जामिनेशन के थ्रू
ही वहाँ पे स्थापित किया जाता था, विच वाज ओपन टू ऑल हु विश टू अपीयर फॉर इट, और ये सभी के लिए खुला था जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था। दिस सिस्टम ऑफ सिलेक्टिंग ऑफिशियल रिमेन्ड इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल 1911, और यह अधिकारियों का चयन था ये लगभग सेम ही रहा, बदला नहीं था। 1911 तक वैसे ही अधिकारियों का चुनाव होता था। इन व्हाट वेज वाज दिस सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम दोज prevalent इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये भारत, ये जो उपमहाद्वीप था उसमें जो व्यवस्थाएं प्रचलित थी उससे बिल्कुल ही अलग था, किसी भी प्रकार से मिलता नहीं था। किस प्रकार ये अलग था वो आपको लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बना के अपने मैम से चेक करवाना है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर ऑल्सो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।